every other student that is anxious today because you don't know how to crack the IPMAT 2026 exam. I am here for you. Today, in this video, in just 4 to 5 minutes, I am going to tell you how you can crack the IPMAT 2026 exam when you start today. That is in just 8 months. It is really easy. This is the perfect roadmap that you have to follow, and you just have to be attentive and look at the screen at all times. Hey guys, I am Chia, your IPMAT coach, and if I am here, I am going to help you out with everything. चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो है कि वाई प्रेपरेशन मैटर्स। सबसे पहले तुमको यह समझना जरूरी है कि आईपी मैट एग्जाम में ऐसे क्या चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से प्रेपरेशन करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपका टाइम उस प्रेपरेशन में डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं बोल रही हूँ टाइम, आई डोंट मीन कि आप आवर्स डेडिकेट कर दो कि यार 4 to 5 hours आई हैव टू स्टडी फॉर आईपी मैट, 4 to 5 hours I'm going to be in school, 4 to 5 hours I'm going to study in my room for my school. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। It's not possible to end for anyone to study and to be attentive, especially to be attentive for more than like 8 to 10 hours. तो हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि आपके डेली क्या टारगेट्स होने चाहिए, आपका मंथली क्या टारगेट होना चाहिए, एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स। उसका रीजन सिर्फ ये है कि आईपी मैट बहुत सारे होते हैं। आईपी मैट इंदौर का एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस आपको मिलते हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रेस्टिजियस आईपी मैट इंदौर है। एंड जो सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस आईपीएम कोर्स है वो है आईपीएम रोहतक, जिसके लिए आईपी मैट रोहतक देना पड़ता है, देन जिप मैट देना पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन ये सारे ही एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ सीट्स दैट यू गेट इन द मोस्ट प्रेस्टिजियस वंस इज वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। वो इतना ज्यादा कम अमाउंट है कि मजा ही नहीं आती है। बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, टफ एग्जाम है, मैथ्स ओरिएंटेड एग्जाम है, मैथ्स में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है दिमाग को सॉल्व करने में। दैट इज वाई यू हैव टू प्रिपेयर। सेकेंड इज स्ट्रेटेजिक अप्रोच। अब इसमें क्या होता है कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। इनमें से तीनों में से नथिंग इज अबाउट रोट लर्निंग। एंड आज तक अगर तुम साइंस स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, आर्ट स्टूडेंट, डजंट मैटर, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक एक ही चीज तुम्हें सिखाई जाती है इन स्कूल, ओ गॉड, दैट इज रोट लर्निंग। और अगर रोट लर्निंग नहीं करते हो तो मार्क्स नहीं आते, लेकिन यहां पे तो तीनों ही सब्जेक्ट रोट लर्निंग के नहीं है, तीनों ही सब्जेक्ट लॉजिक के हैं। तो कैसे करोगे? इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है स्ट्रैटेजी की, इसलिए आज ये वीडियो लाई हूं। थर्ड इज कि आपको अचीव करना बहुत इजी है इन 8 मंथ। आप 8 मंथ्स की प्रेपरेशन में आराम से इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो आईपी मैट की कि आपका AIR 1 या 7 आ जाए, जैसे कि अक्षत या निखिलेश का आया है। सो यस, यू कैन डू इट एंड आई हेल्प यू विद दैट। चलो, तो सबसे पहले जो फर्स्ट एंड सेकंड मंथ होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है जो पहला और दूसरा मंथ होता है वो ऐसी नींव है कि अगर आपने स्टार्ट सही से कर लिया, अगर आपने उस नींव को सही से रख दिया, तो आपकी एंड तक प्रेपरेशन एकदम परफेक्ट होती है। तो वो जो फर्स्ट एंड सेकंड मंथ है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लेना है एंड एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ लेना है। अब देखिए हमने क्या किया था, लास्ट कुछ समय पहले की ही बात है कि हमने अक्षत अत्री हु वाज AIR 7 उसके साथ एक वीडियो क्रिएट किया था। आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया सी शीट बनाई थी जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। उसमें सारा सिलेबस है, सिलेबस के साथ उसका वेटेज है। अक्षत ने ये बताया था कि वो अगर फिर से आईपी मैट एग्जाम देता तो वो कितने घंटे पर सब्जेक्ट को, पर टॉपिक को देता, मतलब मैथ्स में परसेंटेज टॉपिक को कितना वक्त लगता है, इन प्रैक्टिस अलग से एंड इन पढ़ाई अलग से। तो वो भी आप वीडियो जाके देखेंगे एंड आप वो शीट को चेकआउट करेंगे तो दैट कैन एक्चुअली क्रिएट अ वेरी गुड टास्क लिस्ट फॉर यू, अ वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस की मुझे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से देखिए, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में भी जितना हो सकता है आप पता लगा लीजिए। आईपीएम करियर्स पे
हर साल पेपर का एनालिसिस करने की हम कोशिश करते हैं, जितने क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ पाते हैं हम उनको एनालाइज करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो जो क्वेश्चन के बारे में बताते हैं हम वो सब करते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चीजें मिलेंगी टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू नीड, ठीक है। द नेक्स्ट इज 3 to 4 मंथ वाला जो फेज होता है, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हेविली इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले आपने ये फिगर आउट कर लिया कि आपको किस चीज को कैसे प्लान करना है, आपने प्लानिंग कर ली पूरी। अब आप प्लानिंग के बाद बैठिए एंड अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग होगी तो 100% AIR 1 या 7 तो नहीं ही आ पाओगे। फिर वो हमारी गलती नहीं होगी, फिर वो तुम्हारी गलती होगी। अब बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कैसे आएगी। अगर तुम देखोगे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, अगर तुम क्वांटिटेटिव एबिलिटी में बहुत अच्छा करना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम परसेंटेज नहीं पढ़ोगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं समझ में आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं समझ में आएगा तो मूव ऑन नहीं कर पाओगे। टाइम डिस्टेंस नहीं पता होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी स्पीड वाले क्वेश्चंस में। प्रोबेबिलिटी नहीं पता होगी तो स्टेटिस्टिक्स पूरा बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए एक एक सब्जेक्ट को उठाओ और कंसेप्चुअली क्लियर करते जाओ। अब वो कैसे हो सकता है देखो, या फिर तो तुम बिल्कुल ही फ्री में कर सकते हो, दैट इज एनसीईआरटी के बेसिस पे कर सकते हो कि तुमने उठाई एनसीईआरटी, 8th क्लास से लेकर 12th तक पूरा पढ़ के रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, गुड इनफ है, ठीक है। लेकिन मैथ्स और क्वांटिटेटिव एबिलिटी का जो डिफरेंस होता है वो तुमको समझ में आएगा हमारे डीएसबी बैच में, दैट इज डायरेक्टर स्पेशल बैच, जिसका हिस्सा थे निखिलेश एंड अक्षत। एंड सिर्फ और सिर्फ इस बैच के बलबूते, ये दोनों ही टॉपर्स बोल चुके हैं कि ये बैच के बलबूते ही वो आईपी मैट एग्जाम क्रॉस कर पाए हैं, क्रैक कर पाए हैं। आप चाहें तो आप उनकी बातें इन 2 वीडियोस में सुन सकते हैं, या फिर तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए लिंक इन डिस्क्रिप्शन से जाके अपने लिए एक स्लॉट बुक कर सकते हैं फॉर डीएसबी, क्योंकि उसके साथ ही आपको स्कॉलरशिप टेस्ट भी मिलेगा जिसमें आप 100% स्कॉलरशिप के साथ डीएसबी बैच ज्वाइन करके वहां पढ़ाई कर सकते हैं एंड आप बन सकते हैं नेक्स्ट ईयर के AIR 1 एंड AIR 7। एंड रिमेंबर देयर वर 33+ स्टूडेंट्स हु वेंट टू IIM इंदौर दिस पर्टिकुलर ईयर। चलिए, सेकंड इज वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। मैंने देखा है कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी को पढ़ते पढ़ते वर्बल एबिलिटी को भूल ही जाते हैं। भाई उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसमें आप ओवर स्मार्टनेस बहुत होती है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत होता है, लेकिन कोई भी इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स गेन नहीं कर पाता है। थर्ड इज लॉजिकल रीजनिंग। अब देखो लॉजिकल रीजनिंग में भी जो आपकी नेगेटिव मार्किंग की रेंज होती है वो बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट कर जाती है। इसलिए इस बार जब आईपी मैट इंदौर में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे तो काफी सारे लोगों की उसमें नेगेटिव मार्किंग आई थी, क्योंकि दिस इज मेड फॉर कंफ्यूजन एंड आप कंफ्यूज होते ही हो, क्योंकि आप ये सोच के ही नहीं गए होते ना कि आईपी मैट इंदौर में भी लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उसमें क्या लिखा होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वर्बल एबिलिटी। इसलिए रेडी रहना चाहिए, किसी भी हालत में रेडी जरूर रहना चाहिए, क्योंकि जिप मैट और आईपी मैट रोहतक के लिए तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। एंड द लास्ट इज गाइडेड लर्निंग। किसी भी तरीके से यार ऐसे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ कि नहीं यार मैं कर लूंगा, मैं अपने हिसाब से कर लूंगा, नहीं, मेंटोरशिप के साथ करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या ट्रिक्स यूज करनी है ताकि तुम कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी ला सको अपने पूरे मॉड्यूल में। द सेकेंड फेज इज 5 to 6 मंथ का, किस अब आपको स्किल रिफाइनमेंट करना है। बहुत इजी होता है यार स्किल रिफाइनमेंट, बहुत ज्यादा अच्छे से बहुत सारे असाइनमेंट्स, बहुत सारे मॉक्स, सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट करो। अभी तक जो तुम अपनी बेसिक 3rd and 4th मंथ तक बढ़िया जो आप अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला रहे थे उसको मत छोड़ो। अगर कुछ बच गया है तो उसको लेके चलो, लेकिन साथ में सेक्शनल्स भी देना चालू करो एंड मॉक्स भी देना चालू करो। एंड उसके लिए बेस्ट होता है #IPMAT_मॉक्स। अब आप देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए, आपको एक फ्री #IPMAT_मॉक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो फ्रॉम द कमेंट दैट इज पिंड, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज टाइम्ड प्रैक्टिस, बहुत जरूरी होता है, इसलिए पोर्टल पे प्रैक्टिस करवाती हूँ कि जाओ पोर्टल पे प्रैक्टिस करो, जितना टाइम मिला है उतने में ही मार्क करो, क्योंकि 40 40 40 मिनट्स का
टाइम बाउंडेशन होता है, टाइम कट ऑफ होता है आपको। हर एक सब्जेक्ट को आपको 40 40 40 मिनट्स में करना पड़ता है, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो अवेलेबिलिटी हो। तो इन तीनों को ही टाइम्ड तरीके से प्रैक्टिस करना एक्सट्रीमली जरूरी है। द थर्ड इज शॉर्टकट टेक्निक्स। भाई शॉर्टकट टेक्निक्स तुमको आशुतोष सर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। ही इज अ मार्वल व्हेन वी टॉक अबाउट इट, क्योंकि उनको शॉर्टकट टेक्निक्स इतने ज्यादा अच्छे से आती है। वो एक्चुअली ये बात कहते हैं कि मैथ्स इज डिफरेंट एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी इज डिफरेंट। अगर आप क्वांटिटेटिव एबिलिटी में अच्छा होना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट्स के साथ ज्यादा अच्छे से गेम प्ले करना पड़ेगा। एंड द लास्ट इज बैलेंस्ड अप्रोच। भाई अगर कंसिस्टेंट डेली प्रैक्टिस रहेगी आपकी, तो ऑब्वियस सी बात है यार, आपको कोई नहीं पिछाड़ सकता है उसमें। नाउ मंथ 7 पे आ गए, अब हम सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएशन मोड पे हैं। यहां तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। आपके बेसिक सेक्शनल टेस्ट में आपका एक गुड रैपो हो जाना चाहिए कि ठीक है, अच्छा हो रहा है, अच्छा जा रहा है मेरा पेपर, अच्छा जा रहा है मेरा सेक्शनल, अच्छा जा रहा है मेरा मॉक। अब आपको अपने आप को एक्सट्रीम इवैल्यूएशन मोड में डालना है एंड कम से कम एक मॉक पर वीक करना ही है। अब आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक करने हैं, ठीक है। फुल लेंथ मॉक करने के साथ साथ एक थरो एनालिसिस करना एक्सट्रीमली नेसेसरी है गाइस, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। एंड एनालिसिस का मतलब कभी भी ये मत निकाला करो कि भाई एनालिसिस का मतलब होता है ये देख लिया क्या गलत है क्या सही है, नहीं। तुम ये समझो कि कुछ गलत है तो वो क्यों गलत है, और कुछ सही है तो क्यों सही है। अब तुम सोचोगे मैम यही तो देखते हैं, रीजनिंग देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, नहीं, ऐसे नहीं करना होता है। जब आप ऑप्शन में फॉर एग्जाम्पल आपने ए आंसर था एंड सी मार्क किया है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस समझो कि वाई नॉट ए एंड वाई सी। आप डिफरेंस समझिएंगे जब ऑप्शंस के बीच में, तब आपको वो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जब मैथ्स में फंसते हो तो जैसे ही एनालिसिस करने बैठते हो पता चलता है कुछ गलत है, तो बिना उसका सोल्यूशन देखे एक बार फिर से सॉल्व करो। जब तक उस प्रॉब्लम को तुम खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक तुम्हारे दिमाग में कोई भी चीज सही से नहीं बैठेगी। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। कितना भी हो जाए यार, तुम थोड़ा बहुत टाइम बचा के ही चलो। अगर तुमको 40 मिनट्स में एक पर्टिकुलर सेक्शन कंप्लीट करना है, कोशिश करो कि तुम्हारा वो 35 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाए। एंड सेकेंड एंड थर्ड के साथ भी वही होना चाहिए। कभी भी तुमको 35 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, 5 5 मिनट तुम कम से कम लेके चलो। मुझे मालूम है इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू दैट, लेकिन कोशिश तो तुम्हारी होनी चाहिए ना। हो सकता है एंड डे पे तुमको एक्चुअली इसका कोई अच्छा रिजल्ट मिले, कोशिश तो कर सकते हो ना, कोशिश बस करो। एंड एआई बेस्ड फीडबैक पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दो, जो तुमको हैश आईपी मैट मॉक्स में मिल जाएगा बहुत आराम से। एआई बेस्ड तुमको स्वॉट एनालिसिस भी मिलेगा, स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है तुम्हारी, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। एंड द लास्ट इज फाइनल रिफाइनमेंट वाला टाइम, दैट इज मंथ 8। सबसे पहली बात है डेली रिविजन करना है। कुछ भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो। सारे टॉपिक्स जिनके कॉन्सेप्ट तुमने क्लियर किए थे उन सबको एक बार फिर से रिवाइज करो, सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करो। फॉर्मूला बुक भी आ जाएगी तब तक। मैं हम कोशिश करते हैं कि 6th मंथ तक हम तुमको फॉर्मूला बुक दे दें, बल्कि उससे पहले ही आ जाएगी, क्योंकि आशुतोष सर इज वर्किंग ऑन इट। ठीक है। टारगेटेड फोकस, बहुत ज्यादा फोकस रखो कि मुझे कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, कितने मॉक देने हैं, कितने सेक्शंस देने हैं। मॉक आपको इस टाइम पे कम से कम 2 देने चाहिए पर वीक। द थर्ड इज प्रीवियस ईयर पेपर्स। भाई प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर अभी तक भी एनालाइज उसका एनालिसिस नहीं देखा है आपने, आप अभी भी देख लीजिए। और आईपी मैट इंदौर के तो मिलेंगे नहीं, आईपी मैट रोहतक, जिप मैट, इन सब के सॉल्व कर लो थोड़े बहुत, ठीक है। एंड द लास्ट इज माइंडसेट। अगर आप काम नहीं रहोगे, अगर आप पूरे समय एंग्शियस होते रहोगे क्योंकि आपको कोई चीज नहीं मालूम है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी बैड। इंस्टेड आप काम रहो, आप आराम से उस चीज को फोकस करो, आप आराम से उस चीज को करो। आपको जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको समझने की कोशिश करो। सो डोंट वरी, डोंट पैनिक, जस्ट बी काम एंड टॉप द एग्जाम। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।